फायरिंग से पहले हमलावर तक पहुंची थी पुलिस। हमलावर के बंदूक तान देने पर पीछे हट गई पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी। ये हैरान कर देने वाला बहुत बड़ा खुलासा, निश्चित तौर पर जो अमेरिका में हलचल मचा सकता है। सीक्रेट सर्विस के पास रोकने का था वक्त, ये कह रही है पुलिस। लेकिन सबसे खास बात जो नजर आई है वो ये कि हमलावर के बंदूक तान देने पर पुलिस वाले पीछे हट गए। यानी अमेरिकन पुलिस ने इस हमलावर को हमले से पहले देख लिया था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए और सीक्रेट सर्विस को जाकर इसकी जानकारी दी। तो हमले की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। क्या इस हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये वो सवाल है जो हर किसी के जहन में उठ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं जो ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक लेकर आए हैं। उनसे हम बात करेंगे और आखिर ऐसा भला कैसे हो सकता है कि पुलिस ने हमलावर को देख लिया, उसके बावजूद उसे एलिमिनेट नहीं किया गया। बिल्कुल, ये बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी है जो निकलकर डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ उसको लेकर आ रही है। ट्रंप पर हमला, सीक्रेट सर्विस ने कैसे बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया है ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात क्या आ रही है निकलकर सामने, गोली चलाने से पहले हमलावर तक पुलिस पहुंची थी। जिस तरह से अभी समीर ने भी आपको बताया, हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर ही बंदूक को तान दिया था। पीछे जो पुलिस है वो पीछे हट गई इसके बाद, और सीक्रेट सर्विस को इसके बाद बताया गया, यानी कि पहले ही समीर रोका जा सकता था हमलावर को। जी हां, सीक्रेट सर्विस के एक्शन लेने तक इस हमलावर ने गोली चला दी। ये कितना बड़ा लूपहोल है, ये कितनी बड़ी चूक है डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। सीक्रेट सर्विस की लापरवाही कैसे, ये देखिए, मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते हुए भी शक हुआ था। सुरक्षा कर्मी ने भी सीक्रेट सर्विस को इसकी जानकारी दी थी। यानी ये हमलावर जब मेटल डिटेक्टर क्रॉस कर रहा था उस वक्त भी इसके हाव भाव से वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी को शक हुआ। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने भी सीक्रेट सर्विस को इसके बारे में बताया। सीक्रेट सर्विस ने दोनों अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया। यानी इसका मतलब करुणा यह है कि न सिर्फ पुलिस बल्कि सीक्रेट सर्विस भी सवालों के घेरे में। बिल्कुल, और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, लापरवाही के इंतहा हो गया। और एक बड़ी खबर इसको लेकर आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जो खबर मिल रही है और जो तस्वीर सामने आई और जो हुआ हमला वो यही बतला रहा है। रूफ टॉप की सुरक्षा को लेकर अनदेखी का आरोप लगा है। दो पूर्व FBI अधिकारियों का आरोप है, FBI का दावा नहीं मांगी गई थी अतिरिक्त सुरक्षा। लेकिन आप देखिए, सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होने के बावजूद भी कैसे रूफ टॉप तक पहुंच जाता है थॉमस मैथ्यू और वहां से डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को अंजाम देता है। तो देखिए, सवालों के कटघरे में तो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस भी है। सीक्रेट सर्विस पर सवाल क्यों? मेटल डिटेक्टर से गुजरते वक्त राइफल नहीं थी, तो इस हमलावर के पास राइफल बाद में कैसे आ गई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। दूसरा पॉइंट, थॉमस मैथ्यू के बंदूक तान देने पर पुलिस वाले पीछे क्यों हट गए? जिनके हाथ में सुरक्षा का जिम्मा था, जिन्हें यह पता चल गया था कि हमलावर के हाथ में बंदूक है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके बावजूद भी पुलिस पीछे हट गई कैसे? सीक्रेट सर्विस ने क्या पुलिस के अलर्ट की अनदेखी की? सीक्रेट सर्विस को भी हालात को समझने में वक्त लगा क्या? पुलिस के बताने के बावजूद हमलावर आखिर मारा क्यों नहीं गया? मनीष, ये अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। न सिर्फ सीक्रेट सर्विस बल्कि पहला बड़ा सवाल तो पुलिस के रवैये पर भी उठता है, जिसने पेंसिल्वेनिया पुलिस के जवानों ने इस हमलावर को देख लिया, बंदूक देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से भाग खड़े हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहली नजर में तो यही बात समझ में आती है कि हमारे गांव का चौकीदार भी इससे बेहतर होता। जिस तरीके से पुलिस ने देखा कि अगले बंदे के पास हथियार है और ट्रंप सामने भाषण दे रहे हैं, और उसके बाद वो देखकर वो वापस आ गए, जबकि सिक्योरिटी पर्सनल्स के पास भी पिस्टल होती है, तमाम तरह के हथियार होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज वही कर सकते थे। ऐसा तो था नहीं कि वो सीक्रेट सर्विस को बताते और सीक्रेट सर्विस ही मारता।
सबसे बड़ी बात है ये सारी बातें सामने कैसे आ रही है। तो एफबीआई की जांच चल रही है, एफबीआई एक के बाद एक सभी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनका बयान ले रही है और उन बयानों से यह बात सामने आई है। उन बयानों में लोकल पुलिस के ऑफिसर्स ने बताया कि हाँ हमने हमलावर को देखा था, हाँ हमने हमलावर को छत पर जब देखा तो हम चेक करने के लिए वहां पर पहुंचे। जब हम चेक करने के लिए पहुंचे तो थॉमस मैथ्यू वहां पर उसने राइफल हमारे ऊपर तान दी तो हम पीछे हट गए और फिर हमने सीक्रेट सर्विस को बताया। सवाल यह है कि जब उन्होंने बताया पहले तो उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया और जब नहीं लिया तो उसके बाद पैनिक बटन दबाना चाहिए था और सबसे पहले ट्रंप को सिक्योर करना चाहिए था। बिल्कुल हाँ, हर वो जो कुछ किया जाना चाहिए था हर उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। इसका मतलब यह है कि कहीं कोई बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें जानबूझकर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को एक्सेस दिया गया, उसे हथियार लेकर छत पर चढ़ने दिया गया, हथियार से गोली चलाने दी गई और जैसे ही उसने गोली चलाई उसके बाद सबूत मिटाने के नाम पर थॉमस को मार दिया गया। कम से कम अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही और मनीष एक और जानकारी सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है इस जानकारी से जो रॉयटर्स के हवाले से खबर मिल रही है कि जो थॉमस मैथ्यू है वो कुछ और भी बड़ा करना चाहता था। विस्फोटक मिलने की बात कही जा रही है, कई सारे बड़े दावे किए जा रहे हैं जो कि उसके घर और उसकी कार से बरामद हुआ है। देखिए थॉमस मैथ्यू तो जो उसने कर दिखाया उससे बड़ा वो क्या कर पाता। उसने 5 गोलियां चलाई, 5 गोली में से 2 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मौत हो गई और ट्रंप के कान में गोली लगी। अगर मान लीजिए उसकी किस्मत सही नहीं होती ट्रंप की तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कार में विस्फोटक अगर वो लेकर आया है, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर थॉमस मैथ्यू के पीछे कौन था। मेटल डिटेक्टर से वो होकर गुजरा और चूंकि उसके पास राइफल थी तो या तो वो राइफल लेकर उसको जाने दिया गया और नहीं अगर राइफल लेकर वो नहीं गया तो वैसी स्थिति में उसको राइफल किसने दी रैली में और फिर वो कैसे छत पर चढ़ गया बिना सीढ़ी के, तो उसको सीढ़ी किसने मुहैया कराई, कैसे उस छत पर पहुंचा। छत पर पहुंचने के बाद पुलिस मिलती है, पुलिस उसको देखती है लेकिन कुछ नहीं करती है, पुलिस वापस हट जाती है। ये सब कुछ एक फिल्मी कहानी सा लगता है। ये तभी हो सकता है जब ऊपर से ऑर्डर हो कि अगले बंदे को नहीं रोकना है जब तक वो गोली ना चला दे। कम से कम अब तक की इन्वेस्टिगेशन में यही बात सामने आ रही है और इसीलिए सीक्रेट सर्विस की भूमिका को लेकर, लोकल पुलिस की भूमिका को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं और इसी बात को लेकर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में जिस साजिश की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसका शक अब सामने आया है इन तमाम खुलासों के बाद, ऐसे में एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। सीक्रेट एजेंसी, पेंसिल्वेनिया पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की जांच आखिर अब करेगा कौन? जल्दी से संक्षेप में मनीष। जांच कौन करेगा? जांच का तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने पहले ही सीक्रेट सर्विस को क्लीन चिट दे दिया है, लेकिन अमेरिकी संसद की कमेटी में जहां पर कि ट्रंप की पार्टी के नेता उसके हेड है, उन्होंने नोटिस जारी किया। अब से कुछ ही देर के बाद सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी और जो सवाल आज टीवी 9 पर हम उठा रहे हैं यही सवाल अमेरिकी संसद के कमेटी के सामने सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर से पूछा जाएगा और तब सब कुछ खुलासा होगा कि आखिरकार सीक्रेट सर्विस की भूमिका क्या थी। और एक आखिरी बात मैं कह दूं, सीक्रेट सर्विस किसे रिपोर्ट करता है? सीक्रेट सर्विस व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बाइडेन को रिपोर्ट करता है। तो ये शक की सुई कहां तक जाएगी आप अंदाजा लगा लीजिए। बिल्कुल, तो शक की सुई कहां तक जा रही है आप समझिए। किस तरह से थॉमस मैथ्यू को वहां तक जाने की इजाजत दे देगी, कैसे बंदूक आई, तमाम जो बड़े सवाल है जो कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का विषय बने हुए। और जंग से जुड़ी पहली बड़ी खबर अब आपको बता दें, लेबनान इजराइल के बीच जंग बेहद घातक मोड़ पर पहुंच गई है। अभी अभी हिजबुल्लाह का एक विध्वंसक हमला हुआ है। इजरायली सेना के बेस पर यह अटैक किया गया। सोवियत काल के हथियार से इस हमले को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है। ML-20 होवित्जर से मचाई है इजराइल में तबाही हिजबुल्लाह ने। ये देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स की बैरक पर लेबनान से भीषण हमला हुआ। जाराइट बैरक पर बारूदी वर्षा की गई। दक्षिणी लेबनान के हदेब यारिन से इस हमले को अंजाम दिया गया। और अगली बड़ी खबर, अल कस्साम ब्रिगेड की जंगी तैयारी सामने आई। अल मवासी अटैक के बाद एक वीडियो जारी किया गया है इजराइल के खिलाफ तैयारी का। ये वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। अल मवासी अटैक के बाद ये वीडियो सामने आया है। अल कस्साम ब्रिगेड जो कि हमास की मिलिट्री विंग है, उसकी जंगी तैयारी सामने आई। और वहीं दक्षिणी लेबनान से बड़ी खबर, जहां पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं।
हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके से भरी इमारत को नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि दक्षिणी लेबनान में कहां कहां इजराइल ने हमलों को अंजाम दिया है, क्योंकि साउथ लेबनान इस वक्त वो इलाका है जो कि इजराइल के निशाने पर है और यहां पर ताबड़तोड़ अटैक अंजाम दिए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर इजराइल के ताजा हमले, मेस अल जबल यहां पर अटैक किया गया है, बानी हयान को भी निशाना बनाया गया है। ये तमाम साउथ लेबनान के वो इलाके हैं जिस पर इजराइल हमले कर रहा है। और आपको बता दें कि इसी इलाके में TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम भी इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, तो आयात अल शब ये भी वो इलाका दक्षिणी लेबनान का जहां पर लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और हौला वो अगला इलाका है जहां पर IDF की तरफ से हमलों का अंजाम दिया गया। अब इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा क्या है इन स्ट्राइक्स के पीछे? 24 घंटे में कई बड़ी स्ट्राइक्स को हिजबुल्लाह के खिलाफ अंजाम दिया गया, कई लड़ाके इस स्ट्राइक में मार गिराए गए, या IDF की तरफ से दावा किया जा रहा है। जी हां, हौला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त करने का भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा सामने आया है। यानी जो ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं उसके बाद एक आधिकारिक बयान जारी करके इन तमाम हमलों की पुष्टि भी की गई है। हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं जो इस मुश्किल वॉर जोन से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं TV9 के लिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह साहब भी मौजूद हैं, अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल GG द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में मनीष झा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, जो आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं, साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को इजराइल अब बड़े पैमाने पर निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्या इजराइल इस वक्त इस पोजीशन में है कि हमास से जंग अभी खत्म नहीं हुई है और लेबनान से, हिजबुल्लाह से एक फुल फ्लेजेड वॉर की तैयारी कर ले? देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल में अभी बहुत आंतरिक मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी किसी की नहीं सुन रहे हैं। जो लोग बंधकों के परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इजराइल जानबूझकर लेबनान के साथ ये जंग इसलिए कर रहा है क्योंकि पीस टॉक को डिस्टर्ब किया जा सके, बंधकों की रिहाई ना हो सके और युद्ध को जारी रखा जा सके ताकि नेतन्याहू की गद्दी बच जाए। अदरवाइज अगर आप देखें तो हिजबुल्लाह के साथ IDF की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली है। 9 महीने के बाद भी हमास के प्रमुख नेता आज भी जीवित है, या सिनवार जीवित है, 120 से अधिक बंधक जीवित है और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का मतलब है कि अगले 9 महीने या 1 साल से अधिक तक ये जंग बदल। बिल्कुल, और हमने मनीष हमास के साथ ही देख लिया कि 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और जंग थमने का नाम नहीं ले रही। मनीष, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनका रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। KJ सिंह सर, जिस तरह से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और खास तौर पर IDF की तरफ से दक्षिणी लेबनान में लगातार जो हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है, मंशा क्या आपको यहां पर नजर आ रही है? KJ सिंह सर, चलिए, लगता है कि इस वक्त आवाज उन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन GG द्विवेदी सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरह से दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या आपको लग रहा है क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं दोनों देशों के बीच में? युद्ध अभी 9 महीने तक चला है और इजराइल को कोई खास सफलता नहीं मिली क्योंकि उनके 2 लक्ष्य थे। सबसे पहले हमास का सफाया करना और साथ ही साथ पूरे जो बंधक है उनको रिहाई करना, वो उनका लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है और अभी तक हमास ने घुटने नहीं टेके। अभी युद्ध जो है गाजा में तकरीबन स्टेलमेट की हालात में है। अभी इजराइल की ये स्ट्रेटजी है कि जो उनका नॉर्दर्न फ्रंट है लेबनान के साथ, वहाँ जो हिजबुल्लाह है वो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है क्योंकि वो भी इस युद्ध में कुछ न कुछ छोटे लेवल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि ये युद्ध का जो अभी डायरेक्शन है, दिशा है, थोड़ी उत्तर की तरफ की जाए, यहाँ के हिजबुल्लाह को इंगेज किया जाए। उसमें क्या है, 2 बातें हैं। एक तो जो उनकी पब्लिक है, इस समय इजराइल की जो पब्लिक है उसमें बहुत रोष है और उनमें एक चिंता भी है कि कोई हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो इसलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान उनका उत्तर की तरफ किया जाए
और साथ ही साथ जब हिजबुल्लाह का युद्ध बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है इसकी बड़ी ताकत है, तकरीबन 1 लाख लड़ाके इसके पास है और मिसाइल्स हैं और एयर मिसाइल्स हैं, और तो क्या होगा कि युद्ध की जो आकार है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। तो यही नेतन्याहू साहब की स्ट्रेटेजी है कि युद्ध में थोड़ा सा बदलाव लाया जाए, जो उन पर प्रेशर बना है उसको कम किया जाए, और जब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू होगा तो एक नया दिशा पकड़ेगी, नया आकार आएगा। और इसमें क्या होगा, बिल्कुल। तो नेतन्याहू की क्या स्ट्रेटेजी है इसके बारे में आपने विस्तार से बताया, लेकिन इजराइल क्या इस पोजीशन में है कि हिजबुल्लाह से इस वक्त सीधी जंग लड़ पाए? इजराइल पर हिजबुल्लाह का इस बीच जबरदस्त हमला हुआ है। शुटला हॉल पर विध्वंसक हमले से तबाही मची है। पहली बार अंडरग्राउंड बंकर से किया गया है हमला। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस मुश्किल वॉर जोन में, यानी लेबनान से हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, जो इरादे नजर आ रहे हैं इजराइल के, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि हिजबुल्लाह से सीधी जंग का ऐलान कर दिया गया है। साउथ लेबनान के तमाम इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आप इस वक्त लेबनान में ही मौजूद हैं, इन हमलों की धमक महसूस कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए मैं लगातार साउथ लेबनान के इलाकों में घूम रहा हूं। कल भी मैं आपको बताऊं कि मैं एक ऐसी जगह गया जो ट्राई जंक्शन है सीरिया का और खासतौर पे लेबनान का और इजराइल का, जो आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स के बिल्कुल करीब है, मजगाई उसका नाम है। और वो ऐसा इलाका है जहां पर लगातार फायर हो रहा है। हमें हालांकि जो फॉरवर्ड एरिया है वहाँ नहीं जाने दिया, लेकिन ये ज़रूर था कि वहाँ पर उसकी आवाज़ें, यानी फायर फाइट की आवाज़ें आप सुन सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि आखिरकार अभी वहाँ पर चल क्या रहा है। मैं आपको बताऊँ कि कल भी IDF चीफ ने बात कही कि वो लगातार लेबनान के साथ जंग को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नॉर्थ के इलाकों के अंदर उनकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर चल रही हैं, जिसका मतलब साफ है कि शायद IDF अभी भी ये पूरी तरीके से मन बना चुका है कि वो राफा से निकलते ही, वो लगातार इन इलाकों से निकलते ही सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो नॉर्थ के इलाकों में ही चलाएगा। मैं आपको बताऊं कि कल भी साउथ लेबनान के हुला में, खासतौर पे मेसी में और शैब इलाकों के अंदर और सूरा के अंदर लगातार कई जगहों पर रात भर इस तरीके की फायर फाइट या फिर आप कह सकते हैं कि अटैक किए गए। खास तौर पर जो टारगेट एरिया है वो इजराइल के वो एरिया है जहां पर हिजबुल्लाह के लिए, हिजबुल्लाह अपने अपने वेयर हाउसेज बना रखे हैं, यानी जहां पर अपने आर्म्स एंड एम्युनिशन बना रखे हैं, कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे हैं, उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद अभी मोटे तौर पर अभी हिजबुल्लाह को टारगेट करने के लिए इजराइल की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनके बेसिस को टारगेट किया जाए, उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट को टारगेट किया जाए, ताकि वो आसानी से लंबे समय तक इनको आगे नहीं चलने दिया जाए। तो ये अभी एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि लगातार एक लंबी रणनीति है। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सही, लेकिन इजराइल ये चाहता है कि पहले इन इलाकों से इनके बेस को खत्म किया जाए और उसके बाद अपनी एयर स्ट्राइक्स को, ज्यादा से ज्यादा ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया जाए। बिल्कुल। और सुमित, ये जो रणनीति, इससे साफ अंदेशा भी लग रहा है कि जिस तरह से हमास के साथ लंबा युद्ध खिंच रहा है, वैसे ही कुछ हिजबुल्लाह के साथ होने वाला है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। लेबनान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में इजरायली डिफेंस फोर्स, IDF के चीफ हर्जी हालेवी का बड़ा बयान सामने आया है। हम हमले की तैयारी कर रहे हैं, हालेवी की तरफ से, IDF चीफ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो देखिए, इजराइल के लिए हिजबुल्लाह एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसकी वजह है न सिर्फ ईरान से मिल रहा जबरदस्त समर्थन, बल्कि घातक हथियारों का वो जखीरा जिसके भूते हिजबुल्लाह इजराइल को बार बार बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। 400 लॉन्ग रेंज रॉकेट और मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं, यानी ताकत बड़ी है। 200 से ज्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें हिजबुल्लाह के विध्वंसक हथियारों के जखीरे में शामिल हैं। करुणा,
बिल्कुल। और इसके अलावा आप देखिए 200 से ज्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है जिनकी अधिकतम रेंज है 250 किलोमीटर। 100 एंटी शिप मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। और इसके साथ क्या है, 4800 मध्यम दूरी के रॉकेट है जो कि 180 किलोमीटर रेंज तक दुश्मन के ठिकाने को ध्वस्त कर सकते हैं। जी हां, 65,000 छोटी दूरी के रॉकेट्स, 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इस पूरी रेंज में ये तबाही ला सकते हैं। 17 एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी हिजबुल्लाह के जखीरे में मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट हैं। सबसे चिंताजनक है 2 नए अदृश्य वेपन, पहला पकड़ में ना आने वाला ड्रोन और दूसरा अंडरग्राउंड आर्टिलरी सिस्टम। तो इन तमाम घातक हथियारों से लैस है हिजबुल्लाह, इसीलिए इतनी ताकत दिखा रहा है इजराइल को। और यही वजह है कि हमास से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है हिजबुल्लाह इजराइल के लिए। अब आप देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच जंग का यह दौर मिडिल ईस्ट को महाविनाश की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि अब बारूदी आग सीरिया तक भी पहुंच चुकी है। जंग का यह दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान कुछ बड़ा प्लान तैयार करके बैठा हुआ है, अमेरिका भी कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है इस जंग को लेकर। TV9 की टीम लेबनान और इजराइल के बीच जंग के इस नए चैप्टर की ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की हर बड़ी खबर पहुंचा रही है और हर बड़ी तस्वीर लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं जो इस वक्त हालात, सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले सुमित, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप वॉर जोन में मौजूद हैं। और सुमित, ये कहना आईडीएफ चीफ की तरफ से कि हम बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ, क्या होता हुआ आप वहां पर मौजूद रहकर देख पा रहे हैं? अब सुमित, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप इसे थोड़ा दुरुस्त करिए आप, इसके बाद हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। लेकिन इस बीच अचल मल्होत्रा सर, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो युद्ध है अगर और ज्यादा भड़का तो ये इजराइल और लेबनान के बीच नहीं रह जाएगा, बल्कि इसमें और भी जो कंट्रीज है मिडिल ईस्ट से लेकर अगर अमेरिका तक की बात करें तो सब इसमें कूद पड़ेंगे, जिसको लेकर खतरा जाहिर किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन यही है कि ये जो अभी फिलहाल ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट है ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बढ़ जाए, और सबकी कोशिश यही है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। वो हमास, हिजबुल्लाह, जो उसके खास 2 दुश्मन हैं, उन्हें निस्तानाबूद करने की पूरी वो कोशिश कर रहा है। ईरान की वॉर जो है प्रॉक्सी है। बीच पे एक समय आया था कि जैसे लगा था कि ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट वॉर होने लगी है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट कुछ हमले किए थे, बट वो एक सिंगल एपिसोड था जो हुआ और खत्म हो गया जी। तो मुझे जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, चूंकि हिजबुल्लाह की रेपुटेशन तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन की है, किसी देश की रेपुटेशन नहीं है। ठीक इसी तरह हमास की भी रेपुटेशन वही है। जब तक लड़ाई इन लोगों के बीच में चलती रहेगी, इसका रीजनल डायमेंशन एक्वायर करने का स्कोप जो है वो थोड़ा कम है। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट लड़ाई में ईरान और इजराइल की डायरेक्ट लड़ाई हो जाती है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में इसे तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीरिया में भी जो आप देख रहे हैं कि असाद जो है वो अभी रिवाइव हो रहा है, वो अपनी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अरब लीग ने अभी जो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करी थी, वापस उसको बहाल किया है। तो असाद सीरिया भी डायरेक्टली इसमें एज अ कंट्री नहीं आएगा। वहाँ के जो डिस्ग्रंटल एलिमेंट्स हैं जो असाद के कंट्रोल में नहीं है, वो भले ही इस लड़ाई में कूदे हमास के बिहाफ पे। और सीरिया में भी इजराइल का टारगेट कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां उसे लगता है कि ईरान की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है, तो वो उनको टारगेट कर रहा है। बिल्कुल। असाद भी अभी लो प्रोफाइल है, तो आजकल में तो मुझे नहीं लगता कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। और बिल्कुल, लेकिन इस जंग का दायरा बढ़ते हुए हम देख रहे हैं आंचल जी, हमारा कांटेक्ट हो गया है लेबनान में मौजूद हमारे सहयोगी सुमित चौधरी से। सुमित, 2 अदृश्य वेपन का हमने जिक्र किया, ड्रोन ऐसे जो पकड़ में ही ना आए, एक अदृश्य आर्टिलरी सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम का भी जिक्र किया जा रहा है। ये है क्या जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की ताकत में एक बड़ा इजाफा हुआ है, ये माना जा रहा है?
देखिए समीर, अभी हिजबुल्लाह दो बड़े स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी इंटेलिजेंस बेस है, यानी इंटेलिजेंस जो उनको मिलता है, इनपुट जो उनको लगातार मिल रहा है कि इस इलाके में इजराइल की फोर्सेज हैं या इस इलाके में इजराइल की फोर्सेज मूव कर रही है नॉर्थ में, वो उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बड़ा ऑपरेशन वो चला रहा है, दूसरी बड़ी स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रहा है कि अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस के जखीरे में इजाफा करते जाना, वो बॉर्डर एरियाज के अंदर, साउथ लेबनान के एरियाज में। अगर आप देखें कि ना सिर्फ ऐसा है कि हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह नए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है जो रडार के चंगुल से बच सकते हैं, जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स हैं जो बहुत नीचे उड़कर टारगेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी के अंदर वो कर रहा है कि उसने ऐसे आर्टिलरी गन्स जो पुराने थे, बल्कि सोवियत यूनियन के समय के थे, 1937 1940 के थे, उन जिसे आप कह सकते हैं कि ML-20 करके एक आर्टिलरी गन्स है जिनकी रेंज करीबन 17 किलोमीटर है, यानी 15 से 20 किलोमीटर रेंज की आर्टिलरी गन्स को जमीन में बहुत नीचे और उसके बैरल्स को ऊपर रख के, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब दुश्मन की नजर से बचाना तो उनको जमीन में गड्ढा कर छुपा दिया जाता है, उनके बैरल्स को उठाया जाता है, फायर किया जाता है, फिर छुपा दिया जाता है या मूव कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह अपनी दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। पहला यह कि अपने सारे वेपनरीज को ना सिर्फ अपना मॉडिफाई करना, उनको इस्तेमाल करना, उनकी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा बढ़ाना और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाना, जहां जहां पर उनको लगता है कि इजराइल की मूवमेंट हो रही है उन इलाकों को टारगेट करना। और ऐसी ही स्ट्रैटेजी लगातार हिजबुल्लाह अपनाता जा रहा है, खासतौर पर साउथ लेबनान में, ना सिर्फ वेस्ट के इलाके में सोरा में जहां पर हम गए थे, बल्कि कल भी हम जहां ईस्ट के इलाके में गए, साउथ ईस्ट के इलाके में जो इजराइल और सीरिया और लेबनान का बॉर्डर है, ट्राई जंक्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं, गोलान हाइट के पास का इलाका, वहां पर भी स्ट्रैटेजीज को बदल रहा है। और हिजबुल्लाह ने बिल्कुल साफ कहा, कल भी मेरी जब कई कमांडर से उनके बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप क्या, किस तरीके का एक्सपेक्टेशन, उन्होंने साफ कहा कि वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस वॉर, वी नो कि हम ये वॉर होगा और इजराइल जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है उसको लेकर हम इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारी ताकत भी, हमारी चीजें भी पूरी तरीके से तैयार है। तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है, बस एक ट्रिगर पॉइंट का बिल्कुल, यानी कि आपने बड़ी बात कही है सुमित कि ये जो अभी युद्ध का दायरा है वो हिजबुल्लाह तक सीमित होता हुआ नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा और बढ़ेगा, जो बात खुद हिजबुल्लाह की तरफ से एक्सेप्ट भी की जा रही है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और आप देखिए कैसे मिडिल ईस्ट में इस जंग का दायरा और बढ़ रहा है। देर रात सीरिया पर इजराइल की तरफ से घातक हमलों को अंजाम दिया गया। दक्षिणी सीरिया दमिश्क में कई विध्वंसक अटैक किए गए, कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, तो कई जिहादी ग्रुप्स, कई जो मिलिशिया ग्रुप है वो भी लगातार इजराइल के निशाने पर है। और देखिए सीरिया में इजरायली हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। इजरायली हमले में एक सीरियाई जवान की मौत भी हो गई, 3 सीरियाई जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो सीरिया में इजराइल के जो अटैक हुए हैं इससे बड़े पैमाने पर वहां तबाही हुई है, 3 सीरियाई जवान भी घायल हुए हैं और एक की मौत की खबर भी सामने आ रही है। बिल्कुल, और आइए अब आपको यह बताते हैं कि कैसे सीरिया पर इजराइल कहर बरपा रहा। सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं और हर एक डिटेल आपको बिग वॉल के जरिए सामने रखते हैं। तो क्या हुआ है, कैसे आईडीएफ ने जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक किए, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए सीरिया पर जो बमबारी की गई, रिहायशी इलाकों पर हमले का दावा है। जो खबर सामने आ रही है, हमले में कई रिहायशी इमारतें भी तबाह हो गई, दमिश्क समेत कई इलाकों पर इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से अटैक किया गया। जी हां, दक्षिणी सीरिया में ज्यादा हमले हुए हैं। साउथ सीरिया के तमाम इलाकों को निशाना बनाया है इजराइल ने और कई मिलिट्री बेसिस पर घातक प्रहार किए हैं इजराइल ने। सीरिया की कमर तोड़ने की कुल मिलाकर यह कोशिश, एक सीरियाई जवान की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। अब सीरिया की तरफ से जो मिलिशिया ग्रुप है वो इसका कैसे जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। एलात पर ड्रोन अटैक के जवाब में पलटवार की खबर भी सामने आ रही है। तो सीरिया के साथ भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये इजराइल एक साथ इतने मोर्चों पर लड़ाई को कैसे अंजाम दे पाएगा? मनीष, ये सवाल बार बार जहन में आता है, क्या इस लेवल की लड़ाई लड़ने में फिलहाल इजराइल सक्षम है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह एक मिड साइज आर्मी की तरह से है। जब प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बार रिपोर्ट निकाली थी तो उन्होंने कहा था कि हिजबुल्लाह दुनिया का सबसे अधिक एडवांस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है ये अभी अब छोड़ भी दें, तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसके पास मौजूद हथियार या उसका इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल पार्टी भी है, उनके पास मिलिट्री विंग भी है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर का माहिर है। और इसीलिए अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर नरसंहार किया, उसके बाद से कोई एक देश या कोई एक संगठन जो इजराइल की धरती पर जाकर वहां पर नुकसान पहुंचा सकता है वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हर दिन, हिजबुल्लाह के ड्रोन हर दिन
इजराइल की सीमा में आते हैं, वहां पर नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। तो इजराइल के लिए ये आसान नहीं है। 2006, 2014 इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई हुई है तो कौन जीता कौन हारा ये कभी तय नहीं हो पाया है। ठीक है, और देखिए हमारे साथ जीजी द्विवेदी सर भी हैं। द्विवेदी सर, जिस बात का खतरा था वो हो रहा है। इजराइल की तरफ से सीरिया के कई ऐसे ठिकाने मिलिशिया ग्रुप के, वहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जंग का दायरा अब बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, सबसे पहले जो इजराइल की स्ट्रेटेजी है वो आक्रामक होती है, क्योंकि इजराइल जो है वो पहल करता है और जहां जहां उसको लगता है कि खतरा पैदा हो रहा है तो वहां वो हमले करता है। इसी प्रकार जैसे अभी आप सीरिया की बात कर रहे हैं या लेबनान में, साउथ लेबनान की बात कर रहे हैं, तो ये इजरायली हमले एक आक्रामक हमले हैं, क्योंकि वो उनकी ये स्ट्रेटेजी है। पर इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप रीजनल तौर पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमले और भी आग पकड़ेंगे, क्योंकि इजराइल की स्ट्रेटेजी इस टाइम ये है कि जितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाया जाए ताकि वो रिएक्शन में ना, मोड में ना हो। और दूसरा है कि इजराइल की जो फौज है वो ज्यादातर कन्वेंशनल वॉरफेयर में उनकी निपुणता है। इरेगुलर वॉरफेयर में अभी तक कभी भी वो जीत नहीं पाए हैं, चाहे वो हमास है या वो हिजबुल्लाह है, क्योंकि ये युद्ध जो ऐसा होता है कि इसमें जीत हासिल करनी बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो यहाँ ये है कि ईरान चाहता है कि इजराइल का नुकसान हो, चीन और रूस पीछे खड़े हैं ताकि अमेरिका का ध्यान जो है वो मिडिल ईस्ट पे चले जाए। अभी ओबामा साहब की बात हो रही थी, 2011 में उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि हम अभी मिडिल ईस्ट से लेके चाइना की ओर हम रुख करेंगे, साउथ चाइना सी पर रुख करेंगे। तो चाइना भी चाहता है कि अमेरिका किसी न किसी तरह से यहाँ उलझ जाए। तो साहब ये बात दो पहलू की है। एक तो इजराइल जो है वो आक्रामक नीति है, आक्रामक हमले करेगा और जितना नुकसान पहुंचाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो पीछे खिलाड़ी हैं उनका ये मंशा है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका भी युद्ध में आ जाए ताकि यूक्रेन पर भी कुछ जो दबाव, यानी ये साफ तौर पर स्ट्रेटेजी नजर आ रही कि कैसे जो माइंड डाइवर्ट है वो किया जाए, फोकस डाइवर्ट किया जाए मिडिल ईस्ट की तरफ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सीरिया बॉर्डर के पास एक और धमाका हुआ है। एक गैस स्टोरेज फैसिलिटी इस धमाके में तबाह हो गई है। जो जानकारी सामने आ रही, तो सीरिया बॉर्डर के पास ये धमाका, और इस धमाके से खबर यह कि गैस स्टोरेज फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है। और एक और बड़ी खबर है, इजरायली हमले के बाद सीरिया ने देखिए धमकी दे दी है। सीरिया ने कहा बड़ी कीमत चुकानी होगी इजराइल को। सीरिया का आरोप, हमारे रिहायशी इलाकों पर इजराइल की तरफ से किए गए हैं हमले, जिसकी बहुत बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। ये सीरिया की तरफ से कर दिया गया ऐलान। तो सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा, रीजनल वॉर होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल कई मोर्चों पर मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब सीरिया और इराक। तो वहीं यमन के हूती भी निशाने पर है। बड़ी बात यह है, ईरान और प्रॉक्सी गुटों से युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के चौतरफा हमले लगातार जारी है। प्रॉक्सी गुटों के जवाबी घातक अटैक भी इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। तो वहीं लेबनान से सबसे भीषण युद्ध इस वक्त जारी है, यानी कि रीजनल युद्ध भड़कता हुआ नजर आ रहा है। समीर जी हां, तमाम अहम जानकारियां आपको करुणानिधि। और देखिए इस बीच बड़ी खबर है, लेबनान की इजराइल को धमकी, हम पर हमले के बाद सुरक्षित लौटना नामुमकिन है। नसरल्लाह की धमकी का लेबनानी वीडियो सामने आया। वो दिन चले गए जब इजराइल बम वर्षा कर सुरक्षित निकल जाता था। ये कहा है हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल को धमकी दी है। कहा है कि वो दिन अब गुजर गए जब इजराइल यहां बम वर्षा करता था और सुरक्षित निकल जाता था। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे लेबनान से ही मौजूद हैं। सुमित, बहुत आक्रामक रुख नजर आ रहा है हिजबुल्लाह का। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आक्रामक होना या फिर उनके मोराल हाई होना लाजमी भी है, क्योंकि जब भी मैं हिजबुल्लाह से बात करता हूं या फिर उनके लेबनान आर्मी से बात करता हूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इलाका है जहां पे इजराइल की फोर्सेस को हमने 3 बार खदेड़ा। हमने उनके लगातार कैप्चर, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, उनकी कई चीज़ें कैप्चर कर ली और उन्होंने उसको स्मारक के तौर पर खासतौर पर साउथ लेबनान में जगह जगह लगा रखा है। समीर, मैंने खुद वहाँ पर देखा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह ये क्लेम करता है कि इस इलाके में इजराइल कभी भी टिक नहीं पाया। लंबे समय तक वो आया, लगातार उसने अपनी पूरी फोर्सेज लगा दी, पूरे
ऑपरेशन चलाए बड़े बड़े लंबे समय तक रहा, लेकिन टिक नहीं पाया। हमने उसको खदेड़ कर वापस भेजा और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के अभी भी मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। और ये इसलिए भी समीर क्योंकि 2011 में जब सीरिया के अंदर हिजबुल्लाह शामिल हुआ, सीरिया के साथ उनके लड़ाकों के साथ, तब उसने अपनी वॉर स्ट्रैटेजीज में, अपने ऑपरेशन स्ट्रैटेजीज में बहुत बड़ा बदलाव किया। गुरिल्ला वॉर के साथ उसने नए आप मॉडर्नाइज वेपन, आप ऑथेंटिक, आप कह सकते हैं कि और अच्छे वेपन्स का इस्तेमाल करना, उसके इस्तेमाल के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाना, उसकी सीख ली। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने अपने आप को बहुत रिवाइव किया है। अभी हिजबुल्लाह के पास सिर्फ मिसाइल पावर के अलावा अगर आप बताएं तो उसकी जो लैंड आर्मी है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उनको लगता है कि अगर इजराइल ने कुछ किया भी तो वो इजराइल को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले हिजबुल्लाह ने 48 घंटे तक इजराइल के इलाके में उसके हर एक जगह का वीडियोग्राफी की, उसके मेन आर्टिलरी, उसके मेन आर्म्स, उसके आयरन डोम, सबकी विजुअल बनाए और उसको जाहिर किया दुनिया के सामने। तो ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह सिर्फ और सिर्फ अपने मिसाइल जखीरे पे नहीं, बल्कि अपने काउंटर इंटेलिजेंस बिल्कुल सही बात है। और हिजबुल्लाह का देखिए बहुत आक्रामक रुख सामने आ रहा है। बताया जा रहा है इजराइल को कि वो दिन गुजर गए जब इजराइल हमला करता था और सुरक्षित निकल जाता था। गाजा में आईडीएफ का फिर से बड़ा हमला हुआ। इस बीच यूएन के स्कूल पर भीषण बमबारी कर दी गई। हमले में करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बमबारी में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, कैसा कोहराम बरपा है। इजराइल ने किया बंकर बम का इस्तेमाल। 500 टन के बंकर बस्टर बम से कैसे किया गया अटैक, ये देखिए तस्वीरें। 500 टन का बम, बंकर बस्टर बम, जिससे ये ताजा हमला अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो अपने आप में हाहाकारी। और एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स अटैक का नया वीडियो आपको हम दिखाते हैं। आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक के बाद कैसे भारी विध्वंस वहां पर मच गया। यह आप देखिए गाजा पट्टी की आपके सामने तस्वीर, जहां पर आईडीएफ का यह बड़ा हमला। और देखिए ईरान ने इस बीच पश्चिमी देशों पर लगाया है बड़ा आरोप। गाजा में इजरायली हमला एक क्रूर सच है, ये कहा है ईरान ने। पश्चिमी देश निशाने पर ईरान के। पश्चिमी देशों का काला सच उजागर हो चुका है। ये ईरान की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज पर बोला गया है बड़ा हमला। और अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अचल जी, किस तरह से आप देखते हैं ईरान वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड की ये जो लड़ाई है, इसका अंजाम अब क्या होता हुआ देख रहे हैं? इसका दायरा कितना बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो में तो ये काफी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जहां तक ईरान और इजराइल का सवाल है, ये दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व का खतरा बताते हैं जी। और इनका झगड़ा आज से नहीं, बहुत पुराना है। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि जब कुछ समय पहले एक बार ऐसा हुआ था कि इजराइल की एम्बेसी या उसके इन पे जो डायरेक्ट अटैक किए थे, तो उस समय मुझे खतरा लगा था कि ईरान और इजराइल की ये डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो गई तो फिर ये कहीं रुकने वाली नहीं है। फिर इसमें बहुत सारी फोर्सेस जो हैं उन्हें विली नीली आगे आना ही पड़ेगा। आज की तारीख में जो हो रहा है वो काफ़ी खतरनाक बात है, काफ़ी नुकसान हो रहा है जान माल का। लेकिन आप एक चीज़ जो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आज इजराइल की लड़ाई जो है वो टेरर एलिमेंट्स, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुतीज हो, ईरान जो इन्हें सपोर्ट तो जरूर कर रहा है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो सभी भी प्रॉक्सी में कर रहे हैं। तो जो जिसे हम अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो 67 की वॉर जैसा, जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और इसका परिणाम बेहद ही विध्वंसक होगा। जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दायरा है वो साफ तौर पर इस जंग का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित और मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।